हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ आपके एग्जाम ओवर हो गए हैं। कुछ बच्चों का हो सकता है एसएससी 2019 का जो प्री का एग्जाम हुआ है, अभी जो रिसेंटली बिहार वाले बच्चों का था उनका भी ओवर हो गया है। ठीक है, जो भी रिसेंटली कुछ बच्चों का यूपीपीएससी ए का एग्जाम भी था, उन सभी का भी एग्जाम ओवर हो गया। तो हो सकता है कुछ बच्चों का मे भी एग्जाम अच्छा हुआ हो, कुछ बच्चों का एग्जाम अच्छा ना हुआ हो। ठीक है, तो अब आगे आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बचती है? तो एक जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है दैट इज एसएससी जेई 2020 या फिर एसएससी जेई 2019 मेंस। जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है और जो अपने मार्क्स जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनका प्री 2019 वाला क्वालिफाई होगा, तो वो बच्चे वहाँ पे सर्चिंग में हैं कि सर हम मेंस की तैयारी कैसे करें, हमें मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो उसी के ऊपर बेटा ये हमारी वीडियो है सॉलिट्यूड एजुकेशन का कि आप मेंस की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, आपको किन एरियाज को टारगेट करना है, किन डोमेन में आपको ज़्यादा टाइम देना है, किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फॉलो करना है। ठीक है, और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए 2019 के मेंस के लिए, एसएससी जेईई के एग्जाम के लिए, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्लियर माय डियर? तो यहाँ पे आपको देख के पता भी चल गया होगा कि दिस वीडियो किसके बारे में। ठीक है, तो एसएससी मेंस का अगर मैं माय डियर आपसे बात करूं, तो जो मेरे डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक डिप्लोमा और एक डिग्री वाला बच्चा। तो जो डिग्री वाला बच्चा होता है उसके लिए जो मेंस लिखना होता है वो कंपैरेटिवली बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू द डिप्लोमा स्टूडेंट। जो मेरे पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि मोस्टली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं डेट आर बेसिकली फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, और जब वो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं उनकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं होती एज कंपेयर टू द डिग्री होल्डर। ठीक है, तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा माय डियर कि एक डिप्लोमा वाला स्टूडेंट भी कैसे बेटर स्कोर कर सकता है और उसको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि वो अपना स्कोर को बूस्ट कर सके। ठीक है, कैसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आप ला सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी भी अगर आप लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 3 से 3.5 महीना या से 4 महीने तक आपके पास अवेलेबल है, या 3 मंथ तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास श्योर शॉट अभी भी अवेलेबल है। क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली 100 डेज आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं थोड़ा सा एनालिटिक्स आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो इधर देखिएगा, नाउ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या है कि व्हाट इज द वेटेज। अगर मैं रिसेंटली जो पास्ट ईयर्स के हमारे एग्जाम हुए हैं उनमें क्या एनालिटिक्स रही है, क्या वेटेज रहा है सब्जेक्ट का, वो सब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पे एनालिटिक्स आपको माय डियर दिख रही होगी यहाँ। तो एनालिटिक्स को जो बेसिकली मैंने डिवाइड किया है दैट आर डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। ठीक है, उनको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन पहली कैटेगरी में है कि 2007 से लेके 2011 का एनालिटिक्स, और दूसरी एनालिटिक्स में 2012 से 2017, 2012 से लेके 2017 तक आपकी क्या एनालिटिक्स रही है वो मैं सर आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्लियर माय डियर? चलिए, तो थोड़ा सा एनालिटिक्स का कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर माय डियर मैं पिछले 5 साल यानी कि 2012 से 2007 की बात करूँ, तो यहाँ पे कुछ आपके सब्जेक्ट लाइक बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेटेज देख के समझ में आ रहा होगा। अगर मैं 2012 से यानी कि पिछले 5-6 साल का अगर आपको डिस्कशन करूं, तो देयर इज ए वेटेज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। आपको यहाँ पे 95 मार्क्स का वेटेज दिख रहा होगा देयर भी। और 2016 में अगर आप एनालिटिक्स उठाएं तो देयर विल बी ऑफ वेटेज ऑफ 75 मार्क्स। कितने मार्क्स है? 75 मार्क्स है। अगर पहले भी आप ट्रेंड देखें सॉइल मैकेनिक्स समझ लिए, तो यहाँ पे आपको जो सॉइल मैकेनिक्स का ट्रेंड दिखता है दैट इज हियर 40, that is 70, 60, 60 and here is 45. These are the trend of soil mechanics. तो आप ये कह सकते हैं कि जो soil mechanics है it is one of the important subject from the conventional point of view और mains point of view। यानी कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? soil mechanics, क्योंकि सबसे ज्यादा ह्यूज नंबर आपको देने वाला है soil mechanics। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा माय डियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटेज थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में मैंने आपको बता दूं कि एसएससी के अंदर जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप टॉस भी बोलते हैं, इसमें बेसिकली 2 पार्ट आपके इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से? एक आपका इंक्लूड होता है डेट इज सॉम, और दूसरा होता है डेट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। एक सोम इंक्लूड होगा और दूसरा स्ट्रक्चर एनालिसिस। अगर मैं इसके वेटेज की बात करता हूँ बेटा, 2012 में दैट इज 65 मार्क्स, अगेन 60 मार्क्स, 30 marks, then 30, then again 40, and last year it is of 25 marks।
तो ऐसा नहीं है कि इसके वेटेज थोड़ा कम हो गया है। अगर मैं इससे 2012 का पहले का एनालिटिक्स, दैट इज 45, दैट इज 60, दैट इज 32, 45, 45, ठीक है, दीज आर द एनालिटिक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन इन सब्जेक्ट से अगर आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आप यहां से क्वेश्चन को इजीली डील कर सकते हैं। और एज यू नो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसके पास 2 से 3 ही डोमेन है जहां से वो क्वेश्चन पुट अप करता है। पहली डोमेन जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, उसमें जो इलास्टिक कांस्टेंट है वहां से कन्वेंशनल क्वेश्चन वो बनाता है और काफी इजी कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है उसको डील करना। दूसरा दैट इज शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सबसे एक क्वेश्चन उसका फिक्स है, हर साल पूछता है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कैसे करें, ठीक है। एंड थर्ड जो मैं डोमेन कहूंगा दैट इज द स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस। वो आपसे कुछ भी मोमेंट ऑफ एरिया का एप्लीकेशन पूछेगा, कॉन्जुगेट बीम से वहां से आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करा सकता है। तो ये सब डोमेन है जो वो कैलकुलेट आपसे कराता है। क्लियर है? तो ये था मेरा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। सॉइल मैकेनिक्स का हमने देख लिया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद यू कैन सी आरसीसी। आरसीसी की अगर माय डियर मैं बात करूं तो आरसीसी देखिए इधर दैट इज 75 मार्क्स, 60 मार्क्स, दैट इज 40, दैट इज अगेन 60, 50 एंड इट इज अगेन 40। तो इसका मतलब ये है कि आरसीसी का भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहता है कन्वेंशनल के अंदर, यानी कि मेंस एग्जाम के अंदर। क्लियर? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर, तो अगर मैं बेटा स्टील स्ट्रक्चर की बात करूं दैट इज हियर 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, दैट इज 60, 50, 25 एंड अगेन 25। तो स्टील स्ट्रक्चर से भी आपको 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। और एसएससी जी मेंस में अगर मैं आपको बात करूं तो लगभग ये क्वेश्चन कोई 10 मार्क्स का भी मिल सकता है, कोई 15 मार्क्स का भी मिल सकता है, और इवन पहले तो उसने 30-30 मार्क्स से भी आपसे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। और अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी उसने कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए हैं। नाउ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दीज आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चन 20, दैट 30, दैट इज 50, दैट इज 30, ठीक है। और इधर अगर आप देखें 2012 से पहले का एनालिटिक्स, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ही इज आस्किंग अबाउट, 2011 में नहीं पूछा, 30 मार्क्स, 48 मार्क्स, 30 मार्क्स एंड 30 मार्क्स। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हियर बेसिकली वो पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वैसे जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा पार्ट हम इस बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी डील करते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है थ्योरी जितना हो सके एग्जामिनेशन के अंदर, मेंस के अंदर उसको अवॉइड करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे क्या करें कि भाई मेंस है तो मैं वहां थ्योरी लिखने बैठ गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास बेटा 2 ही घंटे हैं, वी हैव ओनली 120 मिनट एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन ऑफ 300 मार्क्स। मुझे 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, वो भी 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरी लिखूंगा, थ्योरी के मेरे पास 2 डिसएडवांटेज होंगे। क्या? सबसे बड़ी बात, अगर थ्योरी आप लिखने बैठ गए बिल्डिंग मटेरियल या कंक्रीट टेक्नोलॉजी की, तो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा तो आप कम अटेम्प्ट कर पाएंगे। दूसरा, अगर मान लो कोई 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कितनी भी अच्छा थ्योरी वहां पे लिख लो, आपको एग्जामिनर जो होगा कभी भी फुल मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। अगर आपने मान लो कि 15 मार्क्स का था, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो आपने डील किया, ठीक है, और आपने डील करने के बाद 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें आपने कितना भी अच्छा थ्योरी लिखी हो, लेकिन आपको 15 आउट ऑफ 15 वो नहीं देने वाला। हो सकता है वो आपको 7 नंबर, 8 नंबर या 9 या 10 इस तरह के नंबर ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो आपको 2 तरह के डिसएडवांटेज वहां पे हो सकते हैं। फर्स्ट वन जो डिसएडवांटेज होगा दैट इज कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप टोटल नंबर जो अटेम्प्ट होगी आपकी वो बहुत कम हो जाएगी। दूसरा, आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं दूसरे एंड पे बात करूं कि आपने कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया, मान लीजिए, तो न्यूमेरिकल अगर आपने सही किया है तो यू विल गेट 15, मान लो 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन था, तो 15 आउट ऑफ 15 आपको 15 में से 15 ही क्वेश्चन नंबर मिलने वाले हैं। तो थ्योरी को जितना हो सके अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको भाई थ्योरी है मैं जबरदस्ती थ्योरी लिखे जा रहा हूं, क्योंकि बाद में अगर कोई मजबूरी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जितना हो सके थ्योरेटिकल पार्ट को अवॉइड करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने। अच्छे मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं कि यू हैव टू गेट अबाउट अप्रोक्सीमेटली अबाउट 200 मार्क्स आउट ऑफ 300। जनरली जो मैं आपको बताऊं, एवरेज स्कोर 140-50 के अबाउट रहता है, ये एवरेज स्कोर होता है। थोड़ा सा अच्छे स्कोर की मैं बात करूं तो 170-80 नंबर जो होते हैं गुड स्कोर होते हैं, और बहुत ही ज्यादा अच्छे जो मार्क्स होते हैं कन्वेंशनल के अंदर दैट इज अबाउट 200। और ये ऐसा है कि फिक्स नहीं है, and these are only depend upon the pattern of paper and the level of paper, कि लेवल क्या था मेरे पेपर का
और उसका पैटर्न क्या था, क्योंकि मे बी ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम थोड़ा टफ आ जाए तो वहाँ पे थोड़े ओवरऑल मार्क्स आपके डाउन हो जाएंगे। पेपर बहुत ईजी आ जाए तो हो सकता है कि एवरेज स्कोर आपका 200 तक भी चला जाए आउट ऑफ 300। लेकिन अगर आप लास्ट प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करते हैं, एनालिटिक्स करेंगे माय डियर, तो मैंने आपको बताया कि 140-50 नंबर एवरेज होता है, 170-80 नंबर गुड अच्छा स्कोर होता है, एंड अबाउट 200 देयर इज ए वेरी गुड स्कोर, ठीक है, एंड यू विल गेट योर डिपार्टमेंट एज योर चॉइस। आपको अपनी चॉइस का डिपार्टमेंट भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है एनालिटिक्स को देख के कि यू हैव टू अवॉइड द थ्योरेटिकल पार्ट, लाइक जैसे बिल्डिंग मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मटेरियल को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं है, लेकिन जब लास्ट के डेज आएंगे, मेरे लास्ट के 10-15 दिन बचेंगे मेरे एग्जाम के, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूंगा, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे, चूंकि आपने ऑलरेडी थ्योरी इतना पढ़ रखा है, प्री क्वालिफाई होगा आपका जब ऑलरेडी, ऑब्वियस सी बात है आपने थ्योरी तो पढ़ी होगी, तो मैं 10-15 दिन पहले उसको बस देख लूंगा कि अच्छा ये था, कि अगर कहीं मुझे को मजबूरी में वहां पे थ्योरी लिखनी पड़ गई तो मैं थोड़ा सा लिख लूं उसके बारे में, ठीक है। एंड वी हैव टू अवॉइड द कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इसको भी मैं 10 से 15 दिन पहले ही थोड़ा सा देख लूंगा, हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बस इतना करना है। मेनली फोकस एरिया क्या होने चाहिए, मैं आपको फोकस एरिया की बात करूंगा, देखो। और दूसरे सब्जेक्ट की बात करें लाइक सर्वे, तो सर्वे का यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं तो सर्वे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो डोमेन कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिटिक्स उठाइए, आपको 2 से 3 ही डोमेन ऐसी दिखती हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जैसे कि वो आपसे कंपास सर्वे से पूछेगा, एक टेबल बना देगा वहां पे, ये फोर बेयरिंग, ये बैक बेयरिंग, ठीक है, वहाँ पे कुछ आपका कुछ टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा को फिल करा लेगा, ये मेरी फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, ये मेरी बैक साइड, ठीक है, वहाँ पे कुछ टेबुलेटेड फॉर्म में डाटा होगा, उसको फिल करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा बनता है लेवलिंग के ऊपर, ठीक है, कि भाई लेवलिंग में मेरा ये इतना लेवल था, यहाँ पे इतना था, ये बता दीजिए। तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है सर्वे से, ठीक है। तो जब आप प्रीवियस ईयर का एनालिटिक्स करेंगे तो सर्वे से आपको जो मैंडेट देखने को मिलेगा कि यू विल फाइंड ओनली 3 to 4 डोमेन्स, आपको 3 से 4 ही ऐसी डोमेन्स देखने को मिलती है जहां पे आपको क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, ठीक है। और एक और बात, जब आप चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। अभी एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे को सर्वे करना है, मेरे को सॉइल मैकेनिक्स भी करना है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलिक्स, तो ठीक है, हाइड्रोलिक्स में बेसिकली 3 तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड होते हैं आपके। कौन कौन से? एक एफएम, एक ओपन चैनल फ्लो, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन से उसने पहले उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, इवन वो क्वेश्चन भी पुटअप नहीं करता था मेंस के अंदर। लेकिन अगर लास्ट ईयर 2 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो उसने हाइड्रोलिक मशीनरी से भी क्वेश्चन पुटअप किए, हाइड्रोलिक मशीन से भी उसने क्वेश्चन को पुटअप किया है हाइड्रोलिक्स के अंदर, ठीक है। अब देखो जनरली से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इधर भी। अगर आप देखें हाइड्रोलिक्स का जो ट्रेंड है, हाइड्रोलिक्स में इज टॉकिंग अबाउट ओनली 30 मार्क्स। 30 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन करता है, 2 क्वेश्चन में हो सकता है एक क्वेश्चन आपका एफएम का हो, एक क्वेश्चन ओसीएफ का हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन एफएम का हो, दूसरा आपका फ्लूइड मशीनरी से हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक क्वेश्चन ओपन चैनल फ्लो से, एक फ्लूइड मशीनरी से हो, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हाइड्रोलिक्स पार्ट से, ठीक है। इरिगेशन का भी सेम वही हाल है पहले की तरह। इरिगेशन की अगर मैं बात करूं तो ओनली इज टॉकिंग अबाउट हियर 35 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, हियर 30 मार्क्स, हियर 20 मार्क्स। जहां पे आपको 15-15 मार्क्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब माय डियर ये है कि ही इज टॉकिंग ओनली 1 क्वेश्चन। उसने केवल एक क्वेश्चन दिया है, और पूरे इरिगेशन के अंदर वो जो क्वेश्चन आपसे जनरली करवाता है दैट इज लेसी थ्योरी, ठीक है। लेसी थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है, लेसी थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी, या लेसी थ्योरी के जो डिजाइनिंग वाले पार्ट है कि कैनाल को डिजाइन कैसे करते हैं, उनसे उसने क्वेश्चन को डील किया है, ठीक है। या फिर आपसे कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा लेगा एंड में कि भाई मेरे को जो है क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, इनके ऊपर थोड़ा सा लिख के बता दो, या कैनाल क्या होती है, कैनाल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऐसे कर सकता है। या फिर कुछ क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकता है। कैसे कनेक्ट कर सकता है कि डिफाइन ड्यूटी डेल्टा, ड्यूटी को डिफाइन कीजिए, डेल्टा को डिफाइन कीजिए, एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कीजिए, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल नीचे अटैच कर सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन वो करता है आपसे, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी लेक्चर में कि करना कैसे है हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अगर मैं माय डियर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो देयर 25 मार्क्स, हियर 30 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, अगेन 20 मार्क्स। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसने एट मैक्स 2 क्वेश्चन किए हैं एक ईयर में,
अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में एट मैक्स उसने 2 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का मतलब ये है बेटा कि एक क्वेश्चन, और जहाँ पे उसने 20 या 30 मार्क्स लिखे हैं या 25 मार्क्स, तो इसका मतलब एट मोस्ट 2 क्वेश्चन। तो अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, अगेन 3 पार्ट हैं इसके भी, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, एयरपोर्ट से क्वेश्चन आते नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। जनरली रेलवे इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो रेलवे से उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किए हैं लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन वो नहीं किए, लेकिन इन फ्यूचर मे बी ही इज आस्किंग, तो उसमें कोई ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है आपको। रेलवे के अंदर, रेलवे में सिंपल बेसिक सुपर एलिवेशन डिजाइनिंग कैसे करते हैं, बस उतना ही पढ़ना है, वो से ज्यादा वो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं पूछने वाला। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग दैट इज 40 मार्क्स, 15 15 40 50, दैट इज अगेन 15 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बनती है उसकी 2 से 3 क्वेश्चंस की। ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन वो आपसे करेगा, और 2 से 3 क्वेश्चन में ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो और एक क्वेश्चन आपका कैसा हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आपको पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे बहुत बनते हैं, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं जो कन्वेंशनल बन सकते हैं, कि वो किसी सेडिमेंटेशन टैंक का आपसे डिजाइन करवा सकता है, किसी, या फिर आपसे कोई सीवर का डिजाइन करा लेगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है, या फिर बाद में कोई आपसे एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखा लेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन वो करता है। और जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, कोई ज्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, उसको आप विदाउट फॉर्मूला भी आप सोल्व करते और इवन आपने ऑब्जेक्टिव में किए भी होंगे। ठीक है, नाउ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मैंने डिस्कस कर दिया, आरसीसी एंड स्टील। ठीक है, तो ये मेरे वेटेज हो गया पूरा। अब मैं 1 बाय 1 आपको मैंने आपको बता दिया कि भाई ये मेरा वेटेज है और इसके लिए पर्टिकुलर मेरा ये वेटेज रहने वाला है। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो थी एनालिटिक्स की बात कि ये मेरा वेटेज रहता है और ये मेरे सब्जेक्ट हैं। अब आगे करना क्या है, सुनो इधर। अब जितने भी मेरे सब्जेक्ट हैं, जितने भी बेसिकली मेरे सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले नाउ वी डिवाइड इट, अब देखो करना क्या है। करने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लूंगा। 2 कैटेगरी में कैसे, एक कैटेगरी में मैं रखूंगा जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरी कैटेगरी में रखूंगा कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सबसे ज्यादा वेट की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो वेटेज है दैट इज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज जो आपका रहता है दैट इज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स, देन आरसीसी, देन सोम या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपके दोनों इंक्लूड है, सोम प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड इसमें लिख भी सकते हैं दैट इज सोम प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दोनों है। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज द स्टील स्ट्रक्चर, फोर्थ वन इज द स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इधर सुनो, देखो कैटेगरी 1 में या इन सब्जेक्ट्स में आपको करना क्या है। सबसे पहले आप सबसे पहले इन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे कि भाई मेरे को सॉइल मैकेनिक्स पढ़नी है। नाउ फर्स्ट वन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द आरसीसी, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, एंड लास्ट वन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कि मेरे पास जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, एसएससी जेई के मेरे पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सबको सॉल्व करना। ठीक है, ये सबसे पहला टास्क है जो कंपलसरी टास्क है कि जो एसएससी जेई के आपके प्रीवियस ईयर है। नाउ एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, ठीक है, एसएससी जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, वो सारे मेरे को सॉल्व करने हैं। किसी भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं प्रीवियस ईयर। ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद जब ये मेरा फिनिश हो जाएगा, जैसे माने मैंने सॉइल उठाया, सॉइल का मैंने प्रीवियस ईयर का जो भी मेरे पास क्वेश्चन थे वो सारे मैंने अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट इज उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद मेरे को करना है कि जो मेरे इंजीनियरिंग सर्विस के हैं, आईईएस के प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल, आईईएस प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल, नाउ आईईएस प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल, आईईएस प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल। ठीक है, प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल। वैसे प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल आपको 2 चॉइस में मिलता है, पेपर 1 पेपर 2। सॉइल मैकेनिक्स आपको पेपर 2 में मिलेगा। आईईएस के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने का मतलब ये है कि जो अप टू 15 मार्क्स तक जो उसने पूछे, सारे क्वेश्चन भी नहीं करने। जो आईएएस के प्रीवियस ईयर के कन्वेंशनल वाले क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट नहीं करने आपको, मैं पहले बता देता हूँ। उनके वो क्वेश्चन करने हैं जो थोड़े से
मॉडरेट है, उसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा टफ है, तो वो बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं और ना ही करने हैं। जो क्वेश्चन शॉर्ट है, मतलब अप टू 15 मार्क्स या 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन है, जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है। आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर है उनको फुलफिल करना है। उसके बाद आईएएस के प्रीवियस ईयर के जो 15 मार्क्स के जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है कन्वेंशनल में, वो अटेम्प्ट करना है। और मे बी ये 15 मार्क्स तक के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आपको देखना अपना एनालिसिस कि भाई ये मैंने कर लिया, दोनों मैंने कर लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि अब मैं किस टॉपिक में वीक हूँ, किस टॉपिक के मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। ऐसा नहीं करना कि फिर मैं सर आईएएस के भी क्वेश्चन लगाऊंगा, सर मैं सर फॉरेस्ट सर्विसेज के भी क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं सब कर लूंगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इन दोनों के क्वेश्चन आपने कर लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका इस सॉइल मैकेनिक्स के अंदर डोमेन, कौन सा डोमेन सबसे वीक है। डोमेन सबसे वीक का मतलब ये है, जैसे मान लो कि अर्थ प्रेशर थ्योरी, फॉर एग्जांपल सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आपसे अर्थ प्रेशर थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आपके पास अर्थ प्रेशर थ्योरी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो डोमेन आपका वीक है अर्थ प्रेशर थ्योरी का। या हो सकता है पाइल फाउंडेशन में आपसे ग्रुप पाइल ग्रुपिंग के जो के क्वेश्चन है वो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी डोमेन क्या है, वीक है। उसके बाद आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, लाइक जैसे सॉइल मैकेनिक्स, तो गोपाल रंजन राव की बुक अच्छी होती है, तो आप उसको देखिए और उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अपनी देखिए वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मेरे से अर्थ प्रेशर थ्योरी का क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है, कि क्या रीजन है कि अर्थ प्रेशर थ्योरी के मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, फिर आपको कोई जो स्टैंडर्ड बुक है उसको अडॉप्ट करना है और उनसे उन टॉपिक को डील करना है। लाइक जैसे कि मैंने बताया अर्थ प्रेशर थ्योरी में आपको दिक्कत थी, तो यू कैन राइट सिंपली अर्थ प्रेशर थ्योरी, उठाइए उसमें देखें और उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया पाइल फाउंडेशन में, पाइल ग्रुप में आपको दिक्कत थी, ठीक है, तो वहां पे उसके क्वेश्चन अडॉप्ट कर लीजिए फिर। ठीक है, अब ये मेरा डोमेन था, मैंने इसको फुलफिल कर लिया। उसके बाद इन क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि एक बार लगाया छोड़ दिया, नहीं, बार बार अटेम्प्ट करने। इन्हीं क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के बार बार अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो एसएससी जेईई के हों या फिर आपके इंजीनियरिंग सर्विस के हों। उन क्वेश्चन को आपको बार बार अटेम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जो भी डोमेन, और एक और बात, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो भाई आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आपका प्री हो चुका है और आप तैयारी भी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि मैं कॉपी खोल रहा हूँ और मैं कॉपी को पहले पढ़े जा रहा हूँ थ्योरी सारी। अच्छा, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, गामा इक्वल टू गामा जी प्लस ई एस, गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कॉपी पढ़ोगे फिर हफ्ता 10 दिन निकालोगे, सीधे आओ, सीधे क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो बस। फॉर्मूले तो आपको पता ही है ना। अब ये थोड़ी ना कि भाई मेरे को पता है ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, मैं उसके लिए भी रिविजन करूंगा पहले। ठीक है, या मेरे को सैचुरेटेड यूनिट वेट का फॉर्मूला निकालना है या बल्क यूनिट वेट का निकालना है, उसके लिए भी फॉर्मूला थोड़ी ना पढ़ के आऊंगा। कन्वेंशनल में चाहिए होता है कि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है और फॉर्मूला याद है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगाने। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन आपको सिंपली जब क्वेश्चन लगाओगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि मेरा डोमेन यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, या मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है, जैसे मान लीजिए सॉइल के अंदर आपसे कंसोलिडेशन का क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा उसको कॉपी उठाइए, वहाँ पे उसको रिवाइज कर लीजिए। अच्छा, ये मेरा कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन होता है, ये मेरे फॉर्मूले थे। कितना मिनट लगेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट लग जाएगा। हाँ, बस पढ़ लिया, ये होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है जब आप फर्स्ट टाइम करें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा आप तकलीफ में हो, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन जब माय डियर आप उसको कर लेंगे ना, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर, समझ में आया सभी को क्या करना है? ठीक है, ये था मेरा सॉइल मैकेनिक्स की, भाई मुझे सॉइल ऐसे पढ़ना है। सॉइल मैकेनिक्स से मैं गारंटी लेता हूं आप एक दिन में ये क्वेश्चन लगा लोगे यार। ज्यादा किसी की स्पीड भी कम है ना, एक दिन में एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेगा और अगले दिन आईएएस के जो प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल है ना उनको लगा लेगा। कितने दिन खर्च हुए? 2 दिन। 2 दिन में पता लग गया इन टॉपिक में प्रॉब्लम है, तीसरे दिन उन टॉपिक के लगा लो यार कि जिन टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो 3 दिन में खत्म हो गया मेरा सॉइल मैकेनिक्स, हो गया मेरा सॉइल। चलो, अब उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्या करना है। अब मेरा सॉइल मैकेनिक्स हो गया, मैं ये था कि भाई मैंने इसको कर दिया, मेरा सॉइल मैकेनिक्स डन हो गया। उसके बाद मैं 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा। 2 से पहले मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। ठीक है, अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वैसे आपके एसएससी जेईई में इसको देता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में उसने 2 सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं। कौन कौन से? एक क्या है सोम और दूसरा क्या है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, तो सोम के लिए क्या कर रहा है, सोम के उसकी डोमेन फिक्स है। अगर आप उसका डोमेन उठा के देखेंगे ना, सोम बड़ा सब्जेक्ट है, 70-80 घंटे की सब्जेक्ट है, लेकिन उसको पूरा नहीं पढ़ना, उसकी डोमेन देखो क्या है।
अगर मैं बात करूँ सिंपली स्टार्टिंग करूँ तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जो करता है बेसिकली वो करता है इलास्टिक कांस्टेंट से E इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू इनकी वैल्यू देके रखेगा और एक छोटा सा कन्वेंशनल क्वेश्चन बना देगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो उसका 100% फिक्स है, दैट इज हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। एक बीम देगा कोई भी आपको और बोलेगा कि इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको इसका ड्रॉ करके बताइए। तो जब आपको पता है कि वही डोमेन आएगा तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना यार, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के। फिर तीसरा डोमेन बेसिकली कहां से, स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस, कि भाई मेरा मोमेंट इन ये थ्योरी मोमेंट का मोमेंट ऑफ एरिया मेथड लगता है, मेरा कॉन्जुगेट बीम मेथड लगता है, मैकॉले लगता है, या डबल इंटीग्रेशन लगता है, या स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगता है, या मैं सुपरपोजिशन रूल लगा के उसको निकाल रहा हूँ। तो वो एरिया आपको टारगेट करने हैं। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आइए जितने भी आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको देख लो, उसके बाद आईएएस के प्रीवियस ईयर कर लो जो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी अगर मान लो कहीं प्रॉब्लम हो रही है लाइक एसएफडी बीएमडी, भाई मेरे से एसएफडी बीएमडी ड्रॉ नहीं हो पा रहा, मैं डिफिकल्टी उसमें फील कर रहा हूँ, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लगो उसके क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो, या कहीं से कोई लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये करना है सोम के अंदर। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या करना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस में दो तरह के क्वेश्चन मैं आपको, दो नहीं तीन तरह के क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है चैप्टर 1 से, वो मेरे लेक्चर हैं भी सारे, आपने देखे होंगे। क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट इज डिटरमिनेसी, डिटरमिनेसी क्या होती है, क्लासिफाई डिटरमिनेसी इज स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी विद एग्जांपल्स। तो इस तरह के 5 या 10 नंबर का एक छोटा सा वो क्या बना सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सकता है। बस ये एक छोटा सा कोई फ्रेम बना सकता है, उसे बोले कि इसकी कैलकुलेट करके बता दो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी। उसके बाद उसने 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है ट्रस से, ट्रस का एनालिसिस। ट्रस के एनालिसिस के मैंने 2 पार्ट बताए थे, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ जॉइंट भी मैंने आपको बताया था और मेथड ऑफ सेक्शन भी मैंने आपको बताया था। तो मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन वो आप करके जाएंगे ट्रस के अंदर, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, कि भाई एक ट्रस बना देगा, बोलेगा इसको एनालिसिस करके बताओ पूरी कितनी होगी। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके आर्च से, कोई एक छोटा सा आर्च बना देगा, उससे पूछ लेगा कि कैलकुलेट एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, थ्रस्ट निकालना है, वो सब क्वेश्चन आपसे करवा सकता है। क्लियर है? तो उस तरह के क्वेश्चन वो स्ट्रक्चर एनालिसिस में कर सकता है, उसके अलावा वो क्वेश्चन आपसे पुट अप नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द आरसीसी एंड स्टील, ठीक है। देखो आरसीसी स्टील का डोमेन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा होने वाला है। आरसीसी स्टील का डोमेन थोड़ा सा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि आरसीसी स्टील में पूछता है डिजाइनिंग, ठीक है। और डिजाइनिंग बेटा एक ऐसा पार्ट है कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले उसको देख लो, रट लो, तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे आरसीसी का हो गया, आरसीसी में आपको सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन, डबली रेनफोर्स बीम का डिजाइन, टी बीम का डिजाइन कैसे करते हैं, ठीक है, सीयर के लिए बीम को कैसे डिजाइन करते हैं, उसके बाद 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब का डिजाइनिंग कैसे करते हैं, फुटिंग का डिजाइन कैसे करते हैं, कॉलम का डिजाइन कैसे करते हैं। अगर आपने 1-2 दिन पहले एग्जाम के देख भी लिया ना, तो आपको वहां पे कुछ याद आएगा ही नहीं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है आरसीसी के लिए? आरसीसी का बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप एक कोई भी A4 साइज के पेपर लीजिए, A4 साइज पे आप अपनी सारी डिजाइनिंग लिख लीजिए अपने हाथों से, ऐसा नहीं कि दूसरे का कॉपी मारेंगे, क्योंकि अपने हाथ का लिखोगे तो आपको बेटर ज्यादा याद रहेगा। क्या करना है उस कंडीशन में? आप सबसे पहले देखिए कि भाई ये मेरा सिंगली रेनफोर्स बीम है, या मान लो कोई सिंगली रेनफोर्स बीम है तो उसका डिजाइनिंग लिख लो, ये मेरे स्टेप्स होते हैं। डबली रेनफोर्स बीम है, ये मेरे स्टेप्स हैं। मेरे टी बीम है, टी बीम के डिजाइनिंग के मेरे ये स्टेप्स हैं, ठीक है। या सीयर के लिए किसी को डिजाइन करना है बीम को, तो ये मेरे स्टेप्स हैं, ठीक है। अब मैं 1 वे स्लैब, मेरी 2 वे स्लैब, मेरी फुटिंग, कितने पेज होंगे यार, 5 से 6 पेज बना लोगे, उस पर लिख लो। लिखने को क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप मान लो क्वेश्चन में आ गया वहां पे 1 वे स्लैब डिजाइन करनी है, कंबाइंड फुटिंग डिजाइन करनी, बेटा अगर पहली बार करोगे ना वहां पे, तो आधा पौना घंटा निकल जाएगा उसी में फुटिंग को डिजाइन, और इतना टाइम है नहीं मेरे को। उनको बार बार देखो, आज सुबह उठो तब उनको बार बार देख रहे हो कि हाँ ये मेरी डिजाइनिंग हुई थी, मुझे अच्छा ये मेरे को देखना है, ठीक है। वहां पे मैंने फुटिंग का डिजाइन किया हुआ है, उसको इस तरह से करना है कि वहां फुटिंग का डिजाइन आप 10 से 15 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आप पूरा डिजाइन कर दे। मैं 15 मिनट बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 10 मिनट, इतनी स्पीड आपको उसमें मेंटेन करनी है कि वो किसी भी डिजाइनिंग का क्वेश्चन पूछे, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप मेरे को स्किप कर देना है और कौन सा स्टेप मेरे को लिखने हैं, कौन से मेन स्टेप्स मेरे को वहां पे फोकस करने हैं। ऐसा नहीं आप बिल्कुल लिख रहे हैं, बिल्कुल आराम से, पता लगा 2 घंटे में आपने फुटिंग की डिजाइन की है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारी डिजाइनिंग को पेज पे लिख लो और उसको बार बार देखो। अच्छा ये स्टेप्स था, ये मैं स्किप कर सकता हूँ, ये लाइन में स्किप कर सकता हूँ, ये मेरे को बाद में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। बस 10 मिनट में आप पूरी डिजाइनिंग को कर ले।
ये था आरसीसी के लिए। करने क्वेश्चन वही है, प्रीवियस ईयर एसएससी जेई और आईएएस जो आपके आईएएस के प्रीवियस ईयर कन्वेंशनल है, सेम करना है स्टील में। स्टील की डोमेन बता देता हूँ। प्लास्टिक एनालिसिस में एक ही क्वेश्चन बनेगा कन्वेंशनल में कि सेफ फैक्टर कैलकुलेट कराएगा किसी भी फिगर का, उसमें कैलकुलेशन लेंथी होती है, वो कैलसी आपको अलाउ होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। दूसरा होगा क्या, दूसरा आपसे पूछ सकता है वहाँ पे जैसे कि भाई मेरा डबल रिवेटेड जॉइंट होगा, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट होगा, उसकी डिजाइनिंग पूछ सकता है। सिंगल कवर लैप जॉइंट होगा, सॉरी सिंगल कवर कह रहा हूँ मैं, सिंगल कवर बट जॉइंट होगा, उसकी डिजाइनिंग करा सकता है। या असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन, मोमेंट फ्री कनेक्शंस, लेसिंग का डिजाइन, टेंशन मेंबर का डिजाइन, ठीक है, इन सब की डिजाइनिंग के करवा सकेगा आपसे, ठीक है। प्लेट गर्डर की डिजाइनिंग उसने पूछी नहीं है, और मे बी ही इज नॉट आस्किंग प्लेट गर्डर, क्योंकि प्लेट गर्डर की डिजाइनिंग बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, तो मे बी इज नॉट आस्क इन योर एग्जामिनेशन। तो सिंपली क्या फोकस करना है, आप सेफ फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का, सेफ फैक्टर में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब भी इंक्लूड हो जाता है। एंड यू हैव टू सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, मतलब जॉइंट को कैसे डिजाइन करते हैं। उसके बाद यू हैव टू डिजाइन द असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन, असेंट्रिक वेल्डेड कनेक्शन, मोमेंट फ्री कनेक्शंस, ठीक है, लेसिंग के कनेक्शन, बैटन के कनेक्शन, बैटन को कैसे डिजाइन करते हैं, लेसिंग को डिजाइनिंग कैसे करते हैं, वो सब आपको करनी है। और लेसिंग और बैटनिंग की डिजाइन थोड़ी सी लेंदी है, उसके लिए वही अडॉप्ट करना है टेक्निक जो आरसीसी के लिए करना है। आपने आरसीसी में जैसे किया था भाई, उसको लेसिंग की डिजाइन मैंने पेज पे लिख रखी है और मैं उसको देख रहा हूँ, अच्छा अगर ये डिजाइन आया तो मुझे ये स्टेप्स करने हैं और मुझे ये पार्ट स्किप कर देना था, ये लिखना है फटाफट, तो आप जल्दी वहां पे डिजाइनिंग कर लोगे, ठीक है। ये थी मेरी स्टील एंड आरसीसी की बात। तो बेटा ये मेरा डोमेन है। अगर मैं बात करूं सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स से मैं ये कह सकता हूं कि 80 से 90 मार्क्स क्वेश्चन या मैं उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है। आरसीसी से अगेन मैं ये मान लो कि 50 से 60 नंबर का उम्मीद कर सकता हूं। सोम से भी मान लीजिए मैं 30 से 50 नंबर का उम्मीद कर सकता हूं, और स्टील से भी मैं सेम 30 से 50 नंबर का उम्मीद कर सकता हूं। क्लियर है? तो लगभग ये आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो 4 सब्जेक्ट है ये आपको अप्रोक्सीमेटली अप टू 200 मार्क्स तक की अटेम्प्ट करा सकते हैं, ये केवल 4 सब्जेक्ट। इसलिए मैंने कहा था कि ये कैटेगरी 1 के सब्जेक्ट है, इनको सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का है, और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्टी देंगे सब्जेक्ट वो यही देंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी भी आपको यही सब्जेक्ट देने वाले हैं। सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, क्योंकि आरसीसी स्टील की डिजाइनिंग को आप एक दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। कि आपने एक दिन पहले देख लिया 2 घंटे से पेपर, अच्छा ये ऐसे था, नहीं, भूल जाओगे वहां पे स्टेप्स, वो समझ नहीं आएगा, बवंडर कर दोगे पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डोमेन तैयार करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आते हैं मेरे पास फिर दूसरे अदर सब्जेक्ट लाइक कौन कौन से होंगे, लाइक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होगी मेरे पास, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बाद वी हैव टू द हाइड्रोलिक्स, मेरे पास हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट आ गया। नाउ हाइड्रोलिक्स के बाद मेरा वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरा वाटर रिसोर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आ गया। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद मेरा सर्वेइंग आ गया, नाउ वी हैव द सर्वे, ठीक है। तो इसके बाद मेरे ये सब्जेक्ट आते हैं कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की मैं आपको बात बताऊं तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जो आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो उसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। करने क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो, एसएससी जेई प्लस एसएससी जेई के और किसके जो आपके इंजीनियरिंग सर्विस में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं किसके लिए, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। नाउ फॉर द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्लियर है। नाउ दिस इज द 5th सब्जेक्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। थ्योरेटिकल पार्ट जहां तक हो सके अवॉइड करना है। वैसे थ्योरी अगर आपको देखना है तो पेपर के हफ्ता 10 दिन पहले से थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, ये थ्योरी थी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ये सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन ऐसे था, ये ऐसे थी, ये ऐसा था, ये नॉइज पोल्यूशन, ये सब वो देख सकते हैं आराम से, वहाँ पे इजिली कर लोगे, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो। नाउ 6th वन इज हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स में मैंने आपको बताया था देयर आर द 3 पार्ट इन द हाइड्रोलिक्स। फर्स्ट वन इज द फ्लूइड मैकेनिक्स, सेकंड वन इज द ओपन चैनल फ्लो, एंड थर्ड वन इज द हाइड्रोलिक मशीन HM, ठीक है। मेरे पास 3 पार्ट है, एक इन तीनों में से किसी में 2 से डोमेन से क्वेश्चन कर सकता है। तो इन तीनों से भी सबसे मैं बताता हूँ ओपन चैनल फ्लो, तो क्वेश्चन फिक्स है उसका, वो जो मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन है उनके डेरिवेशन कराता है। सबसे सिंपल
और सबसे इजी क्वेश्चन जो होता है वो ओपन चैनल फ्लो से ही बनता है। ठीक है, एफएम और एचएम से भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते नहीं है, बस आप सिंपली प्रैक्टिस कर लीजिए उनका, वही प्रीवियस ईयर का और आईएएस का, आपका सिंपली क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। नाउ 7th पार्ट WRE, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग तो 2 डोमेन बनती है इसमें, कौन कौन सा? एक मेरा बनता है हाइड्रोलॉजी और दूसरी बनती है मेरी इरिगेशन। एक मेरा हाइड्रोलॉजी और दूसरा मेरा क्या हो गया? नाउ इरिगेशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोलॉजी, ठीक है, अगर मैं हाइड्रोलॉजी की बात करूं तो कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं पूछे उसने आज तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में नहीं पूछ सकता। तो कौन से टॉपिक्स आपको डील करना है? लाइक वाटर बजट इक्वेशन, मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं सारे, वाटर बजट इक्वेशन को देख लेना एक बार। अच्छा, ये मेरे टॉपिक्स थे, ये एंड के टॉपिक्स होते हैं यार। जैसे हाइड्रोलॉजी है तो ये मेरे को अभी नहीं करना, मैं जब मेरा एग्जाम आएगा मेरे 10-15 दिन पहले थोड़ा देख लूंगा। अच्छा, वाटर बजट इक्वेशन से ये क्वेश्चन था, मीन रेनफॉल से ये क्वेश्चन था, फ्लड मेजरमेंट से ये क्वेश्चन था, फाइन इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स मैंने ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया था, यूनिट हाइड्रोग्राम में एस कर्व का एप्लीकेशन ये था। ठीक है, तो वो सब मैं वहाँ पे एंड के टॉपिक्स हैं, जब एग्जाम के 10-15 दिन आएंगे बस थोड़ा देख लूंगा, क्योंकि ज़्यादा आज तक पूछे नहीं क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है हाइड्रोलॉजी से वो कन्वेंशनल में क्वेश्चन नहीं करेगा, कर सकता है। ठीक है, दूसरा इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इरिगेशन के अंदर भी मैंने सिंपली जैसे आपको बताया भाई, लेसी का जैसे कैनाल का डिजाइनिंग, लाइन और अनलाइन कैनाल हो गया, उनकी डिजाइनिंग ड्यूटी डेल्टा क्या थे, ये मैं देख लूंगा सिंपली। बस शुरू में मेरे को पढ़ लेना है, हाँ ये इसकी एजम्पशंस थी, ये इसमें इसकी ड्रॉबैक्स थी लेसी कैनेडीज की, ये मेरे क्या थे, ये मेरे डिजाइनिंग स्टेप्स हैं, ये मेरा स्टेप 1 स्टेप 2, बस इनको सिंपली देख लूंगा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता इरिगेशन इंजीनियरिंग से, क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। नाउ 8 इज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अगर मैं आइडिया में बात करूं तो इससे भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता। सिंपल सुपर एलिवेशन डिजाइन, या कोई रोटरी है उसका डिजाइन कैपेसिटी निकाल वालेगा, या पेमेंट के डिजाइनिंग से कुछ क्वेश्चन कर सकता है, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन सकता, इजीली टैकल कर सकते हो। 9th सर्वे, सर्वे से थोड़े ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव में। कन्वेंशनल में भी 2-3 ही डोमेन है, कौन कौन सी? लाइक आपकी इफ़ यू आर टॉकिंग जैसे कि बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड, उसमें टेबुलेटेड फॉर्म में आपका डाटा भरवा लेगा, उसमें पूछ लेगा डाटा आपका। ठीक है, उसमें डाटा आपका पूछ लेगा। उसके बाद जैसे आपसे लेवलिंग से कुछ क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग से कुछ क्वेश्चन बना सकता है। फोटोग्रामेट्री से उससे क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन थोड़ा सा एंड में देख लीजिएगा उसको एंड टाइम में, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। तो बेटा ये जो कैटेगरी 2 के जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं, इनमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आपको होनी नहीं है। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी कि इन क्वेश्चंस को करने, बस सिंपली प्रीवियस ईयर करो और छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेरी कैटेगरी 3 के सब्जेक्ट। ठीक है, कैटेगरी 3 के सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? कैटेगरी 3 के सब्जेक्ट होंगे मेरे नाउ 10 सब्जेक्ट। लाइक सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल, नाउ बिल्डिंग मटेरियल, सॉरी, नाउ बिल्डिंग मटेरियल, सबसे पहला नाउ बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद नाउ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये सब मैं एंड में पढ़ूंगा सब्जेक्ट। एंड में क्या जहां तक होना है इनको बेटा अवॉइड करना है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया आपका। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, कंक्रीट, जहां तक हो सके बस एंड में थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेना, हाँ ये होता है ये होता है, क्योंकि इन ऐसा नहीं है कि इनका वेटेज नहीं है, वेटेज है, लेकिन अटेम्प्ट करने जाओगे मैंने बताया मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी कंज्यूम होगा और मार्क्स भी आपको पूरे नहीं मिलने वाले। तो उससे बेटर ये है कि इनको आप एंड में चॉइस रखें कि भाई पेपर से आने से पहले बस थोड़ी पढ़ लो, कि अगर मजबूरी हो गई कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे को थोड़ी लिखनी ही पड़ेगी, तभी लिखने, अदरवाइज इनके क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे उतने ज़्यादा बेटर स्कोर होगा, और पेपर भी आपका जल्दी अटेम्प्ट होगा, क्योंकि आसान नहीं होता वहाँ पे 300 मार्क्स का क्वेश्चन, 300 मार्क्स की क्वेश्चन, 300 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, वो भी 2 आवर्स के अंदर। टाइम कितना आपके पास? 2 घंटे। 2 घंटे मतलब अप्रोक्सीमेटली 120 मिनट, पता भी नहीं चलेंगे कम में 120 2 घंटे हो गए आपके। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करोगे पेपर भी जल्दी अटेम्प्ट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और मार्क्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। एक और बात, इन सब के अलावा
ये थी मेरी मतलब वेटेज मैंने बताया, एनालिटिक्स बता दिया, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैंने आपको बता दिया। लास्ट में सबसे पहले अभी जैसे मान लो अभी फर्स्ट मंथ, जैसे अभी आज डेट कितना है, लाइक 16 नवंबर आया था, 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर। तो उसमें क्या कर लो आप, जैसे आज डेट है तो इसमें क्या करो, अभी थोड़ा सा टाइम लो, 1 महीना क्या करना है आपको, आप सिंपली 1 महीना आने वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो एक बार, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगा लो। आई थिंक 1 महीना बहुत होगा सारे सब्जेक्ट को कवर करने में, क्योंकि थोड़ी तो कोई पढ़नी नहीं है, क्वेश्चन ही लगाने। उसके बाद यू कैन स्टार्ट द मॉक टेस्ट। आप कन्वेंशनल के मॉक टेस्ट हो सके तो उनको अटेम्प्ट कीजिए, और वो भी ईमानदारी से अटेम्प्ट करने, ऐसे नहीं कि आपने नकल कर लिया या कुछ भी कर लिया, ईमानदारी से अटेम्प्ट करो। ऑफलाइन दे सकते हो तो अच्छी बात है, अगर ऑफलाइन नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन दे सकते हो। खुद एक कॉपी उठाइए, उस पर खुद से लिखना स्टार्ट कीजिए, 2 घंटा जितना कर पाएंगे, और अपने किसी फ्रेंड से या खुद भी चेक कर सकते हैं हॉनेस्टली। फिर उसमें देखो कि मेरी कमी कहाँ पे रह रही है, कमी इन द सेंस कि मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो वो सब आपको करना है, और वो आपके टाइम के साथ आएगा। हो सकता है कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, तो उनके अपने राइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना। मैं ये नहीं कहता कि राइटिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू रहता है, लेकिन राइटिंग ऐसा नहीं कि गंदा लिख देना है बहुत, राइटिंग जितना हो सके उतना अच्छा लिख के आना है आपको, ठीक है। तो ये सब मेरी थी प्लानिंग कि हम कैसे एसएससी 2019 का मेंस अटेम्प्ट करेंगे। होप सो आपको बेटर लगा होगा, ठीक है, और थोड़ा समझ में भी आया होगा एनालिटिक्स जो मैंने बताई आपको यहाँ पे, ठीक है। ये वेटेज भी मैंने आपको बता दिए थे सारे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए मेंस के लिए। और एक और बात लास्ट में, कि मैं आपको कितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूँ, ठीक है, तो मेरे कराने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप खुद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट हमारा उठा लीजिए, हमने उसमें बहुत सारे कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको कराए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन्हीं क्वेश्चन को करके और वो आप चले जाएं। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।